Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Business Finance. Today we are conducting our 13th lecture and I'm your instructor Sayyida Arooj Naz. Class, as you know, in previous lecture we started ratio analysis where we discussed about the liquidity ratios. Continuing the ratio analysis, today we are going to discuss about the solvency ratios. Solvency ratio. जैसे कि इसके नाम से ही आइडिया हो रहा है that it will measure the solvency of the firm, that whether the company is solvent and well capable of paying off its long-term debt obligations or not. If we want to check the solvency of the firm, it means that we want to check the debt capacity of the firm. That will be the firm able to return its credit or borrowed money or loan on time or not. And we want to make this judgment about the firm by checking its solvency ratios. That how much loan firm has borrowed, how much assets firm has acquired with the help of debt, and how much firm's own money invested in the firm. Common solvency ratios are debt to equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio, interest coverage ratio, and debt service ratio. We will discuss one by one all these ratios. First one is debt to equity ratio. As you can see that with there are two components in this ratio. First one is debt and other one is equity. And this ratio is particularly used to know about the proportion of the debt and equity in the firm. कि किस तरह आपकी फर्म ने फाइनेंसिंग की हुई है with the help of debt, कितनी प्रोपोर्शन में फाइनेंसिंग है और आपकी इक्विटी प्रोपोर्शन कितना है. तो उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं. ऑब्वियसली जब आपका डेट जो है, अगर डेट का पोर्शन 30% है तो 70% आपकी इक्विटी होगी, और अगर 70% डेट है तो 30% आपकी इक्विटी होगी. या ये भी हो सकता है कि 50-50 आपका डेट इक्विटी का पोर्शन हो. तो आपकी जो अर्निंग होगी उस पर्टिकुलर साल के अंदर, अगर आपका डेट ज्यादा है तो आपकी अर्निंग का मेजर पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट में देने में लगेगा. तो उसके लिए फिर आपको, अगर आपकी इक्विटी ज्यादा है तो इट मीन्स कि आपका माइनर सा कोई डेट का पोर्शन है 20% 30%, तो आपकी अर्निंग का जो मेजर पार्ट है उस स्मॉल पार्ट को कवर करने में वो ठीक ठाक उसकी वैल्यू होगी. सो आपको ये देखने के लिए कि आप जो डेट का पोर्शन है और स्पेशली लॉन्ग टर्म डेट का पोर्शन है उसको कैसे कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. एक फर्म जो होती है वो अपनी प्रॉफिट से उस डेट को कवर कर सकती है या नहीं कर सकती. या ऐसा तो नहीं है कि आप जो है आपने डेट लिया बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेशंस को रन करने के लिए, और फिर उस डेट को आप रिटर्न करने के लिए आपने एक और डेट ले लिया. तो इस तरह तो फिर आपका जो बिजनेस है, इस तरह तो लाइफ लॉन्ग आप डेट को कवर करने के लिए और डेट लेते रहेंगे और इस तरह कभी आपका डेट उतरेगा भी नहीं. तो आपका मेन फोकस बिजनेस के अंदर ये होता है कि आपकी अर्निंग्स इतनी ज्यादा हो कि आप अपने डेट रिटर्न्स को कवर कर सकें. और उसके लिए हम ये सारी सॉल्वेंसी रेशियोज जो हैं इनकी कैलकुलेशंस करते हैं कि आपकी इतनी अर्निंग है कि आप अपना डेट जो है वो कवर कर सकते हैं, इंटरेस्ट और या अपने डेट की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पे बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर आपको डायरेक्ट फिगर्स प्रोवाइड नहीं की जाती बैलेंस शीट की, टोटल डेट की या टोटल इक्विटी की, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूला को भी यूज करके आप अपनी इस पर्टिकुलर रेशियो की फिगर्स, अमाउंट्स को और कंपोनेंट्स की फिगर्स को आप ले सकते हैं. जैसा कि एज यू नो दैट कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस की वैल्यू होती है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू होती है. इसके साथ हमारे पास लोन एंड डिबेंचर्स होती है. लोन एंड डिबेंचर वो वैल्यू है जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं और वो टोटल डेट की वैल्यू, उसको हमने यहाँ से लोन एंड डिबेंचर की वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर ले लेनी है. और जो ये रेड कलर में आपको वैल्यूज कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, इनको वैल्यूज को एड अप करके हम टोटल इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स की
जो वैल्यू हमें चाहिए है इस फार्मूला के अंदर हम वहां पे डाल देंगे और हम ये कैलकुलेशंस कर देंगे. The second ratio we have is total asset to debt ratio. As the name suggests of this ratio that there are two components. First one is total asset and the other one is debt. Debt is again that long-term debt, loan and debentures. इसके लिए फॉर्मूला जो है वो है टोटल एसेट ओवर डेट और लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स. अगेन ये वैल्यूज आप कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला से भी ले सकते हैं. और ये रेशियो जो है ये मेजर करेगी कि आपकी कंपनी के अंदर कितने एसेट्स जो हैं वो डेट से फाइनेंस किए हुए. तो आपको ये आइडिया जो है वो टोटल एसेट टू डेट रेशियो की हेल्प से ये मिल जाएगा कैलकुलेशन से कि आपकी कंपनी के कितने एसेट्स की फाइनेंसिंग जो है वो डेट से हुई है. और इनकी वैल्यूज आप कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूला से भी ले सकते हैं कि जहां पे हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन डिबेंचर्स की वैल्यू ये गिवन होती है. अब यही लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट पे भी यही वैल्यूज होती हैं. और प्लस इसके अंदर क्या मिसिंग है, करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी की वैल्यू अगर हम ऐड कर दें इसमें तो हमारे पास बन जाएगी टोटल लाइबिलिटीज की वैल्यू. एंड एज यू नो टोटल लाइबिलिटीज आर इक्वल टू टोटल एसेट्स. तो वो सेम वैल्यू आप टोटल एसेट के अंदर डाल के और इसकी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं. The third ratio we have is proprietary ratio. Proprietor is the person who started the business. He is the owner of the business. So in proprietary ratio, we will check the solvency from the owner's perspective, that how much he has invested himself in the business. The proprietary ratio is also called the equity ratio, is the proportion of the shareholders' equity to total assets. इसको हम शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं, प्रोप्राइटरी फंड भी कहते हैं. तो जो शेयर होल्डर फंड्स की या शेयर होल्डर इक्विटी की वैल्यू होगी वो हम इस फार्मूला के अंदर डालेंगे और साथ में हम टोटल एसेट्स की वैल्यू इसके अंदर ऐड हम करेंगे. कि ऑब्वियसली कि उसकी हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि प्रोप्राइटर की थ्रू शेयर होल्डर इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड के थ्रू उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है एसेट्स के अंदर. तो उसको मेजर करने के लिए हम प्रोप्राइटरी रेशियो को यूज करते हैं. और अगर आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो हाई है, इट इंडिकेट्स दैट द कंपनी हैज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कि जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है और आपके जो पेबल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनको कवर कर सकती है. और जो अगर ये रेशियो की वैल्यू लो आती है, इट मींस कि आपकी इक्विटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आपके डेट्स को पे कर सके. और इन दैट केस फिर आप बैंकरप्सी के रिस्क होता है या इंसॉल्वेंसी का रिस्क होता है कंपनी. अब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के ऑनर ने 70% इन्वेस्टमेंट की है तो इट मींस कि 30% का पोर्शन जो है वो डेट से कवर हो रहा है. तो उस 30% को कवर करने के लिए आपकी जो अर्निंग्स होंगी वो इनफ है उस 30% को कवर करने के लिए. लेकिन अगर आपका डेट 70% है और ऑनर की इन्वेस्टमेंट 30% है तो फिर आपकी अर्निंग जो है वो 70% के डेट की इंटरेस्ट और उसकी इंस्टॉलमेंट्स और उसको कवर करने के लिए यूज हो रही. तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर फिर ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट, ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट या प्रोप्राइटर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर मेजर पोर्शन है तो फिर आपको बैंकरप्सी का डर नहीं है, आपको इंसॉल्वेंसी का डर नहीं है और आपका जो स्मॉल पोर्शन ऑफ डेट है उसको आप इजीली कवर कर सकते हैं. द फोर्थ रेशियो वी हैव इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इसके नाम से आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं या नहीं. इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट वो अमाउंट है जो हमने लोन लिया है उसके ऊपर हमें फिक्स अमाउंट चार्ज हुई है, वो इंटरेस्ट है जो कि हमें हर साल पे करना होता है. अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक इंटरेस्ट को पे करने के लिए या डेट को पे करने के लिए हम दूसरा लोन ले लें. अगर हम इसी तरह करें तो हमारा बिजनेस तो फेल हो जाएगा फिर, और ये लोन जो है ये कभी खत्म भी नहीं होगा.
और एक साइकिल चल पड़ेगा लोन्स का कि आप एक लोन को रिटर्न करने के लिए, पे बैक करने के लिए आप दूसरा लोन ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें ये हेल्प आउट करेगी कि, और हमें ये बताएगी कि हम जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट कवर कर सकते हैं अपनी अर्निंग से या नहीं कर सकते। So the interest coverage ratio is used to determine the solvency of the organization in nearing time, as well as how many times the profit earned by that very organization were capable of absorbing its interest related expenses. For example, if we have to return or if we have to pay 10,000 interest and our earnings or our profit is 1 lakh, then it means that it's a good indication that we are earning 10 times to our interest. हम अपने जो हमने इंटरेस्ट पे करना है उससे 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं बिजनेस के अंदर, कि हमें 10,000 इंटरेस्ट पे करना है और 1 लाख हमारी अर्निंग है। तो यही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको ये बताएगी कि आप कितने टाइम्स अपने इंटरेस्ट के कितने टाइम्स ज्यादा आप अर्न कर रहे हैं, ताकि इससे ये आइडिया हो कि आप अपना इंटरेस्ट जो है वो इजिली पे बैक कर सकते हैं या नहीं पे बैक कर सकते। Higher the interest coverage ratio implies that a greater ability of the firm to pay its interest, and अगर आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती है तो इट मीन्स कि आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की जो या डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन की वैल्यू है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अपने इंटरेस्ट को पे कर सकें, और देन यू हैव टू गो फॉर एन अल्टरनेटिव सोर्स कि आपने उस सोर्स के थ्रू अपने इंटरेस्ट को पे करना है। और इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के फार्मूला में हमें अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की जो फिगर होती है इनकम स्टेटमेंट में, हम वो फिगर लेंगे और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर की जो वैल्यू होगी, जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे होते हैं और वो वैल्यू हम लेटर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के बाद इंटरेस्ट उसमें से डिडक्ट करते हैं, वो वैल्यू के साथ हम इसका रेशियो लेंगे और इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगी, जो हमें ये बताएगी कि हम अपने इंटरेस्ट का कितने % ज्यादा अर्न कर रहे हैं। Another ratio we have is debt service ratio. Debt means long term loan and debentures भी बोल सकते हैं आप। So returning servicing long term loan or debenture, how much money has earned by the firm. एंड डेट सर्विस का मतलब है कि डेट के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। आप जब लोन लेते हैं तो एक तो आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना पड़ता है, प्लस जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको पे बैक करनी पड़ती है। प्रिंसिपल अमाउंट यूजली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी हो सकती है या लमसम के अंदर भी आपने रिटर्न करनी होती है, तो डिपेंड करता है कि आपकी किस नेचर का लोन है। और उसके लिए फिर आप अब डेट सर्विस के अंदर दोनों कंपोनेंट्स हैं। इंस्टॉलमेंट, लेट्स से वी कंसीडर द प्रिंसिपल अमाउंट की हम इंस्टॉलमेंट्स को कंसीडर करते हैं, प्लस हमारे पास इंटरेस्ट है और हमें ये दोनों पे बैक करनी है। तो उसको मेजर करने के लिए कि वेदर हमारे फर्म की इनकम या अर्निंग इतनी है कि हम वो इंटरेस्ट को भी कवर कर सकें और प्लस हम उस इंस्टॉलमेंट को भी कवर कर सकते हैं, बट अपनी फर्म के प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट से उन चीजों को हमने कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कि हमें किसी अल्टरनेट सोर्स की तरफ जाना पड़े कि हम इंटरेस्ट को या उन इंस्टॉलमेंट को कवर करने के लिए हमें किसी और सोर्स से फाइनेंसिंग करके और ये रिटर्न करने। तो हम ये मेजर करना चाह रहे हैं डेट सर्विस रेशियो के अंदर कि हमारी फर्म की इतनी अर्निंग्स हैं कि हमने इंटरेस्ट कवरेज के अंदर जस्ट इंटरेस्ट की बात की, यहाँ पे हम इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट को भी पे करना है। तो हम अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन प्लस इंस्टॉलमेंट। अब हमने इंस्टॉलमेंट्स को भी कवर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये फिगर्स चाहिए होंगे। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास फिगर होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसके बाद हम उसमें से इंटरेस्ट की वैल्यू डिडक्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आती है अर्निंग बिफोर टैक्सेस, फिर उसके बाद हम टैक्सेस को भी डिडक्ट करते हैं और एट द एंड हमारे पास नेट अर्निंग्स की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू लेनी है वो हमारे पास है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो कि नेट इनकम की वैल्यू है, और उसके अंदर हमने इंटरेस्ट को एड ऑन करना है, क्योंकि एक सीक्वेंस के अंदर हम डिडक्शंस कर रहे होते हैं।
उसी सीक्वेंस के अंदर हमने इंटरेस्ट को पहले डिडक्ट किया, फिर टैक्स को डिडक्ट किया, फिर जो नेट इनकम या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्सेस की वैल्यू आई, उसके अंदर हम इंटरेस्ट के अमाउंट को दोबारा एड ऑन करेंगे और उस वैल्यू को हम फिर उसको कंपेयर करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर प्लस इंस्टॉलमेंट की फिगर्स। तो हमारे पास डेट सर्विस रेशियो की फिगर आई, और अगर ये रेशियो आपकी लेस देन 1 है, इट मीन्स कि आपका प्रॉफिट, आपकी अर्निंग्स, आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप डेट सर्विसिंग कर सकें, या डेट सर्विसिंग के अंदर आप इंटरेस्ट को पे कर सकें या इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सकें। तो ये सारी वो रेशियोज हैं जो कि रिलेटेड हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ, टोटल डेट्स के साथ, और आपकी टोटल एसेट्स के साथ, कि आप अपने जो डेट या इक्विटी से फाइनेंसिंग करते हैं और फिर उसकी इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे हमें बैलेंस शीट में नजर आती है, तो उसका कितना प्रोपोर्शन है। एक तो डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, सेकेंडली आपकी एसेट्स के अंदर आपकी डेट की कितनी कंट्रीब्यूशन है, थर्डली आपके प्रोप्राइटर की जो इन्वेस्टमेंट है और उसका कितना प्रोपोर्शन है बिजनेस के अंदर। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन हमें ये बताती है कि आपकी फर्म इतनी कैपेबल है कि अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को कवर कर सके या ना, या नहीं कर सकती, या उसके अंदर उसको इंसॉल्वेंसी का रिस्क तो नहीं है और बैंक्रप्सी का रिस्क तो नहीं है। और ये वैल्यूज जो हैं फर्म के इंटरनली भी यूज होती हैं, और सेम वैल्यूज जो हैं जो आपके क्रेडिटर्स हैं जो आपको लोन देते हैं जहाँ से आपने बोरोइंग करनी है, तो वो भी आपकी इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं इन्हीं रेशियोज के थ्रू, ताकि वो ये देख सकें कि आपकी फर्म जो है वो कितनी प्रॉफिटेबल है, कि वो अपने अर्निंग्स उसकी कितनी अच्छी हैं कि वो अपने लोन्स को रिटर्न कर सकती है, ताकि आपको लोन ग्रांट किया जाए, ताकि आपकी जो डेट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए, या कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए। तो ये वो सारे डिसीजंस हैं जो कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपके क्रेडिटर्स ने लेने होते हैं आपकी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के बाद। होपफुली आज का लेक्चर आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा और टर्म्स भी समझ आ गई होंगी। रिगार्डिंग दिस लेक्चर एनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।